नमस्ते। कभी सोचा है कि एक देश को चलाने का तरीका और एक परिवार को चलाने के तरीके में क्या कुछ कॉमन हो सकता है? आज हम इसी की बात करेंगे। कंट्रोल की, एक ऐसी चीज जो हर जगह है, सरकार से लेकर हमारे अपने घर तक। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही दमदार नंबर से, 8.2%। ये आंकड़ा है भारत की जुलाई सितंबर 2025 क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ का। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब इकोनॉमी पे कंट्रोल सही हो तो नतीजे कैसे दिखते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं, कैसे ये अलग अलग चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम बात करेंगे इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स और पब्लिक ऑर्डर की, और फिर देखेंगे कि कैसे यही कंट्रोल की भावना हमारे घरों तक पहुंच जाती है और टॉक्सिक पेरेंटिंग का रूप ले लेती है। हम समझेंगे कि इसके नतीजे क्या होते हैं और आखिर में इस साइकिल को तोड़ने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़े पिक्चर की, यानी इकोनॉमी की। देखते हैं कि भारत की आर्थिक उछाल के पीछे आखिर कहानी क्या है और कैसे सही कंट्रोल ने इतने शानदार नतीजे दिए। और देखिए, ये 8.2% का आंकड़ा इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि यह पिछले 6 क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा है। मतलब ये सिर्फ एक रिकवरी नहीं है, ये दिखाता है कि इकोनॉमी ने अब रफ्तार पकड़ ली है और सही ट्रैक पर है। अब सवाल ये है कि ये ग्रोथ आई कहाँ से? देखिए, ये कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। ऊपर से बड़ी आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल एआई में जमकर पैसा लगा रही हैं। और हाँ, प्राइवेट कंजम्पशन, यानी हम सब जो खर्च कर रहे हैं वो भी बड़ा है। स्कूल की फीस हो या कार की ईएमआई, लोग अब खुलकर खर्च कर रहे हैं। और ये जो खर्च है ना, यही हमारी जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा है। अच्छा, तो ये तो हुई इकोनॉमी की बात। अब जरा पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ भी कंट्रोल की लड़ाई चलती रहती है। बल्कि यहाँ तो ये लड़ाई और भी ज्यादा खुली और तीखी होती है। इसके लिए हम बिहार का उदाहरण देखते हैं, जहाँ पावर और ऑर्डर को कंट्रोल करने का खेल खुलकर चल रहा है। बिहार में इलेक्शन के बाद की तस्वीर देखिए। जो पार्टियां साथ थीं, अब एक दूसरे पर ही उंगलियां उठा रही हैं। आरजेडी कह रही है कि कांग्रेस को जो भी वोट मिले वो हमारी वजह से मिले। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर हम में दम नहीं होता तो कोई हमसे गठबंधन ही क्यों करता। मतलब साफ है, ये लड़ाई इस बात की है कि जनता के सामने ये साबित किया जाए कि असली पावर किसके हाथ में है। और इस पॉलिटिकल खींचतान के बीच बिहार की नई सरकार एक और मोर्चे पर अपना कंट्रोल दिखा रही है, और वो है क्राइम। यूपी मॉडल से प्रेरणा लेकर अब वहां भी क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। मतलब साफ है, अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और यहाँ एक दिलचस्प कनेक्शन है। ये जो एक्शन हो रहा है, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं है। इसके निशाने पर है रेत, जमीन और शराब माफिया। 1200 से ज्यादा आरोपियों की लिस्ट बन चुकी है। और मकसद रंगदारी, हत्या, लूट में शामिल क्रिमिनल्स की संपत्ति जब्त करना। इसके पीछे का असली गोल है एक सेफ माहौल बनाना, ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, नौकरियां बने और जो लोग काम के लिए बाहर जाते हैं उन्हें रोका जा सके। तो देखिए कैसे सोशल कंट्रोल को सीधे सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़ा जा रहा है। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे बड़े लेवल पर, चाहे वो इकोनॉमी हो या लॉ एंड ऑर्डर, कंट्रोल का इस्तेमाल स्टेबिलिटी और ग्रोथ लाने के लिए होता है। और ज्यादातर मामलों में इरादे अच्छे ही होते हैं। लेकिन क्या होता है जब कंट्रोल की यही चाहत, जो बचाने और रास्ता दिखाने के लिए होती है, देश से निकलकर हमारे अपने घर में आ जाती है? यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। वो कौन सी बारीक लाइन है जब देखभाल कंट्रोल में बदल जाती है? खास तौर पर परिवार में, जहां नीयत तो अच्छी होती है पर असर जहरीला हो सकता है। और यही है जिसे साइकोलॉजिस्ट टॉक्सिक पेरेंटिंग कहते हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जो बच्चों को इमोशनली, साइकोलॉजिकली या फिजिकली नुकसान पहुंचाता है। और ये शुरुआत अक्सर माता पिता के अच्छे इरादों से ही होती है। बचाने की चाहत, गाइड करने की चाहत, लेकिन ये चाहत कब ओवर प्रोटेक्टिव और कंट्रोलिंग बन जाती है, पता ही नहीं चलता। तो ये टॉक्सिक कंट्रोल आखिर होता कैसा है? देखिए, इसका कोई एक चेहरा नहीं है। ये कई अलग अलग नुकसान पहुंचाने वाले तरीकों से सामने आता है। इसके कुछ पैटर्न देखते हैं। एक होते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, जो बस हुक्म चलाते हैं, मैंने कह दिया बस कह दिया। फिर आते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, जो बच्चे की जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को माइक्रो मैनेज करते हैं, उसे सांस लेने की भी जगह नहीं देते।
कुछ मैनिपुलेटिव होते हैं जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। फिर वो भी हैं जो बच्चों से ही बड़ों वाली उम्मीदें पाल लेते हैं, जिसे पेरेंटिफिकेशन कहते हैं। और एक और बहुत कॉमन तरीका है बच्चे की लगातार दूसरों से तुलना करना। और इस तरह के कंट्रोल का असर बस कुछ दिनों की फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, ये जिंदगी भर के लिए गहरे जख्म छोड़ जाता है। ऐसे जख्म जो दिखाई तो नहीं देते, लेकिन पूरी जिंदगी महसूस होते हैं। और इसका असर बहुत गहरा होता है। ऐसे माहौल में पले बड़े बच्चों में अक्सर लो सेल्फ एस्टीम होती है। वो हमेशा खुद को कोसते रहते हैं। उन्हें हर वक्त एंग्जाइटी और डिप्रेशन का खतरा रहता है। आगे चलकर स्टेबल रिश्ते बनाने में दिक्कत होती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। वो परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं और इस चक्कर में काम टालते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो पीपल प्लीजर बन जाते हैं। अपनी ज़रूरतों को मारकर बस दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। कुछ मामलों में तो ये CPTSD जैसी गंभीर मानसिक स्थिति तक ले जाता है। ये सारा नुकसान शुरू कहाँ से होता है? ये तब शुरू होता है जब बच्चा अपने बारे में कही गई बुरी बातों पर यकीन करने लगता है। जैसा कि कहा जाता है, हमारे शब्द असल में मंत्र होते हैं, उनमें एक एनर्जी होती है। और धीरे धीरे यही बुरी बातें, यही आलोचना मन के अंदर एक आवाज बन जाती है जो सालों साल पीछा नहीं छोड़ती। तो सवाल ये है कि अगर एक तरफ कंट्रोल से देश की इकोनॉमी बनती है और दूसरी तरफ वही कंट्रोल किसी की जिंदगी तबाह कर देता है, तो इस जहरीले साइकिल से बाहर कैसे निकला जाए? क्या कोई रास्ता है? हाँ, रास्ता है। और अच्छी बात यह है कि साइकिल को तोड़ा जा सकता है, अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लिया जा सकता है। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहला कदम है ये मानना कि जो हो रहा है वो गलत है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दूसरा, बाउंड्रीज सेट करना, साफ साफ बताना कि क्या बर्दाश्त किया जाएगा और क्या नहीं। तीसरा, थोड़ी दूरी बनाना, मेंटल और अगर जरूरी हो तो फिजिकल भी। चौथा, अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाना, दोस्त, मेंटर या थेरेपिस्ट। और पांचवा और सबसे जरूरी, फाइनेंशियल और फिजिकल इंडिपेंडेंस की तरफ काम करना, ताकि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लिए जा सकें। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कंट्रोल, एक ऐसी चीज जो एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था बना सकती है और दूसरी तरफ किसी की आत्मा को कुचल सकती है। तो फिर वो बैलेंस कैसे मिलेगा? वो संतुलन कहाँ है स्ट्रक्चर और आज़ादी के बीच, हमारे समाज में भी और हमारे घरों में भी?